जब मैंने क्लास 10 पास करके क्लास 11 में कॉमर्स लिया तो मैं एक सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, और वो है अकाउंटेंसी। बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे थे, जैसे अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी किसने बनाया, क्या अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में कोई रिलेशन है, या ये दोनों अलग हैं, और अलग हैं तो कितने अलग हैं, और रिलेशन है तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। मुझे मालूम है आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे अगर आप एक क्लास 11 के स्टूडेंट हैं या आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो आज है हमारा क्लास 2 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ सीए फाउंडेशन इन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपके सीए फाउंडेशन का पेपर 1 है, और ये 3 घंटे का पेपर है जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। इसमें जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और इस सब्जेक्ट को इंस्टीट्यूट ने 2 मॉड्यूल में बांट दिया है। पहले मॉड्यूल में 6 चैप्टर्स हैं। तो पहले मॉड्यूल का पहला चैप्टर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स डू इट। आई होप आप सबके पास ये बुक ज़रूर होगा, जो कि मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, वहाँ से आपने ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा, या आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपके पास फिजिकल फॉर्म में बुक ये अवेलेबल होगा। तो ये पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। वैसे तो सारे टीचर्स इस चैप्टर को सबसे लास्ट में करवाते हैं, पर मैं इसको सबसे पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये अकाउंटिंग की जो थियोरी है, इसको पढ़ने के बाद ही हमें अकाउंटिंग का बेस समझ में आएगा, और जब आपको बेस समझ में आ जाएगा तब जाके आपको अकाउंटिंग एक्चुअल में जब हम लोग करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फादर ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में। अगर आप गूगल पर सर्च करें या किसी भी अकाउंट्स टीचर से पूछें तो वो आपको यही बताएंगे कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी थे लूका पैसियोली। लूका पैसियोली का जन्म नॉर्दर्न इटली में अराउंड 1446 या 1447 में हुआ था। पर अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के फादर ऑफ अकाउंटेंसी माने जाते हैं श्री के एस अय्यर, कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। कल्याण सुब्रमण्य अय्यर का जन्म अराउंड 1859 में हुआ था। उन्होंने इंडिया में कमर्शियल और अकाउंटिंग एजुकेशन की नींव रखी। मिस्टर के एस अय्यर इंडिया के पहले अकाउंटिंग स्कूल के हेडमास्टर भी थे, और यही नहीं, यूके के सोसाइटी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स ने 1890 में उन्हें एज एन एसोसिएट इलेक्ट भी किया था। मिस्टर के एस अय्यर ने अराउंड 1900 में अपना अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट किया, जो कि प्रोबेबली इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट अकाउंटिंग फर्म माना जाता है। तो हमने जाना इस तरह से फादर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। फादर ऑफ अकाउंटिंग आपके कोर्स में नहीं है, बट हम लोग अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें जानना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में सबसे पहला यूनिट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इसके सबसे फ्रंट में, सबसे टॉप में हर चैप्टर के अगर आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। तो जल्दी 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 आइए पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। So, after studying this unit, you would be able to understand the meaning and significance of accounting, यानी अकाउंटिंग का मतलब और उसका इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, आप जान पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड डिस्टिंक्शन ऑफ अकाउंटिंग विद बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या है और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता चलेगा। अप्रिशिएट द एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस कैसे इवॉल्व हुआ है, ये आपको पता चलेगा। एक्सप्लेन सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सब फील्ड्स के बारे में आप एक्सप्लेन कर पाओगे। आइडेंटिफाई द वेरियस यूजर ग्रुप्स फॉर होम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज टू बी जनरेटेड। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको ज़रूरत होती है, किसके लिए बनाई जाती है, ये भी आपको पता चलेगा। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, लॉ एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग का रिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ भी है, स्टैटिस्टिक्स के साथ भी है, मैथमेटिक्स के साथ भी है, लॉ भी है और मैनेजमेंट के भी साथ है। तो इन सब के बीच और अकाउंटिंग के बीच क्या रिलेशन है हम लोग ये भी सीखेंगे।
एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है, मतलब अकाउंटिंग के तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या हैं वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। Appreciate the enlarged boundary of accounting profession and the areas where in a chartered accountant plays an important role of rendering useful services to the society. अकाउंटिंग प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अकाउंटिंग के अलावा अकाउंटिंग से रिलेटेड और क्या क्या यूज़फुल सर्विसेज देते हैं सोसाइटी में, इस बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन में जाएं तो इंट्रोडक्शन के पहले ही हमें प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग का एक चार्ट मिलता है। तो ये प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग हम तभी समझ पाएंगे जब हम अकाउंटिंग को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है ये जान लेते हैं। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन अगर आप अपने बुक में जाएंगे तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, सॉरी ये जूम इन करने दीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारे अकाउंटिंग के डेफिनेशन मिल जाएंगे, बट हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ ये आपको समझना है और याद करना है। तो चलिए जानते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। सो अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस of financial transactions and communicating the results thereof to the persons interested in such information। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग के प्रोसेस में भी कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग, दूसरा स्टेप है क्लासीफाइंग, तीसरा स्टेप है समराइजिंग, चौथा स्टेप है एनालाइजिंग, पांचवा स्टेप है इंटरप्रेटिंग और छठा स्टेप है कम्युनिकेटिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग जो होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का होता है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? कोई भी ऐसा लेन देन जिसमें मॉनेटरी इफेक्ट आता है, या कोई भी ऐसा, हम लोग मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे सामान खरीदते हैं और कई लोग सामान बेचते हैं, तो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। देखिए, बेसिकली किसी भी इवेंट को, या मैं ऐसे बताऊं, किसी भी एक्टिविटी को अकाउंट्स में दो पार्ट में बांटा गया है, एक ट्रांजैक्शन, दूसरा इवेंट। फॉर एग्जांपल, आप बाज़ार में गए, आपने कोई सामान देखा और उसका दाम पूछा दुकानदार से। तो आपने जो दाम पूछा ये एक इवेंट है। दुकानदार ने बताया इस चीज़ का दाम 100 रुपया है, तो ये भी एक इवेंट है। लेकिन जब आप 100 रुपये दे करके उस सामान को खरीद लेते हैं तो वो इवेंट ट्रांजैक्शन कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट जिस पे मॉनेटरी इफेक्ट आता है, पैसे का लेन देन होता है, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं और वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, और जब ये सब हो जाता है तो इससे एक रिजल्ट निकलता है लास्ट में। उस रिजल्ट को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों के साथ जिनके लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो इन सारे स्टेप्स को मिला के जो प्रोसेस बनता है, इसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो आइए जल्दी से एक बार फिर से समझ लेते हैं। शुरू में अकाउंटिंग को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग को समझ में आते जाएगा। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। और उसके बाद इन सबको करने से, इन 5 स्टेप्स को करने से कुछ रिजल्ट्स आएगा, उसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। वही लिखा हुआ है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। कम्युनिकेट किसके साथ करेंगे? जिनके लिए ये प्रोसेस, ये अकाउंटिंग का प्रोसेस हो रहा है, जिनको, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन, जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनको इन इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, उनके साथ हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। और जब कम्युनिकेट करेंगे तो ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं।
तो हम लोग समझ गए अकाउंटिंग का क्या मतलब है। तो आइए हम लोग अकाउंट्स को और सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का मीनिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तभी हम लोग आगे की थ्योरी अच्छे से समझ पाएंगे। तो अकाउंटिंग कोई एक स्टेप नहीं है, या अकाउंटिंग कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि हाँ हमने ये कर दिया तो ये अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग एक्चुअली 6 स्टेप्स से मिल करके बनता है। जब तक ये 6 स्टेप्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होती है। क्या है ये 6 स्टेप्स? ये 6 स्टेप्स 2 भाग में बांटा गया है। पहले पार्ट में है 5 स्टेप्स और दूसरे पार्ट में है 1 स्टेप। पहला 5 स्टेप्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग समराइज करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही हम लोग एनालाइज करते हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ हम लोग ये 5 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं, जिसको हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेट यानी कि बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। किन को इन्फॉर्म करना पड़ता है? जिनके लिए अकाउंटिंग की जा रही है या जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो ये अकाउंटिंग करने का क्या मीनिंग हुआ? अकाउंटिंग हम लोग कर ही क्यों रहे हैं? तो जब तक हम लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जब ये 6 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तब जाके अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। तो ये अकाउंटिंग का पूरा मीनिंग है। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फर्ज कीजिए आप कुछ बुक्स खरीदने के लिए स्टेशनरी शॉप पे गए और आपने कुछ बुक्स मांगे और उन्होंने बुक्स निकाल करके दे दिए। तो ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? सोचिए। ये एक इवेंट है, क्योंकि इसमें अभी पैसे का कुछ लेन देन हुआ नहीं, कोई फाइनेंशियल या कुछ मॉनेटरी एस्पेक्ट इसमें आया नहीं। तो अभी तक जो बुक्स निकाल के आपको मिले ये एक इवेंट है। आपने इन सारे बुक्स के अलग, मान लीजिए दुकानदार ने आपको 5 बुक्स निकाल के दी, तो आपने पांचों बुक्स के दाम पूछे कि भैया कितने कितने दाम हुए। तो उन्होंने आपको पांचों बुक्स के दाम बताए कि सारे बुक्स, ऐसे होता नहीं है बट मान लेते हैं सब सारे बुक्स 100 रुपीज़ करके थे, तो टोटल आपके होगा 500। तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? ये भी एक इवेंट है, लेकिन इसमें तो 500 आ रहा है, मॉनेटरी एस्पेक्ट तो आ रहा है, तो फिर ये कैसे इवेंट है? ये ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है? देखिए 500 ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि इन पांचों बुक्स का ये दाम है कि ये 500 है, ये पैसा है, लेकिन पैसा अभी लेन देन हुआ नहीं है। जब तक दो लोग आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट, तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि ये ट्रांजैक्शन है। जब आप इन पांचों बुक्स को खरीदेंगे तब आपको अपने पॉकेट से 500 निकाल करके दुकानदार को देना पड़ेगा। जब आप दे देंगे तब आपके मॉनेटरी एस्पेक्ट्स आए, यानी कि मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? आपके पॉकेट से 500 रुपये चला गया और दुकानदार के पॉकेट में 500 रुपया आ गया, और उसके दुकान से 5 बुक्स भी चले गए। तो जब इस तरह का मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है, दो लोगों के बीच में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये इवेंट नहीं ट्रांजैक्शन है। और जब तक पैसे का लेन देन नहीं होता है, कोई भी मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं आता है, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट कहलाता है। तो अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं? इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस? आपने क्या कहा? ट्रांजैक्शंस? नहीं, हम लोग दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं और इवेंट भी रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? चलिए आगे समझते हैं। तो हमने समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या है। आई होप कि मैंने जो एग्जांपल दिया होगा वो एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब इस चार्ट को समझ लेते हैं जो कि प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करता है। देखिए हमने बात की रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समराइजिंग की, एनालाइजिंग की, इंटरप्रेटिंग की और कम्युनिकेटिंग की। तो ये 6 स्टेप्स मिलके हमारा अकाउंटिंग होता है। लेकिन इन 6 स्टेप्स को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला 3 स्टेप यहाँ है, दूसरा 3 स्टेप यहाँ है। तो मैंने आपको बताया
कि हम लोग ये 6 स्टेप्स को 2 भाग में बांटते हैं, एक 5 स्टेप्स और एक स्टेप। 5 स्टेप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ होता है और एक स्टेप में रिजल्ट निकलता है जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ तो 3-3 पार्ट में बांटा गया है और मैंने आपको 5-1 बताया है। देखिए, ये 5-1 जो मैंने आपको बताया है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और रिजल्ट के साथ क्या स्टेप है वो उस हिसाब से है। पर इन 6 स्टेप्स में से जो 3 स्टेप्स हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करने का काम करते हैं। जो पहले 3 स्टेप्स हैं उससे जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इससे जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? रिकॉर्ड करने से, उसको क्लासीफाई करने से, उसको समराइज करने से। तो जब हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं तो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है। और जो बाकी के 3 स्टेप्स हैं, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि पहले 3 स्टेप्स को, एक मिनट, पहले 3 स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला 3 स्टेप्स करने से हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होता है और बाकी के 3 स्टेप्स करने से हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ होता है। तो ये 6 स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिए और ये 2 पार्ट में कैसे बंटा ये भी हमने सीख लिया। लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, क्लासीफाइंग का मतलब क्या है, समराइजिंग का मतलब क्या है, एनालाइजिंग का मतलब क्या है, इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है और कम्युनिकेटिंग का मतलब। कम्युनिकेटिंग तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बाकी के 5 जो हैं उनका क्या मतलब है मैं बताऊंगा आपको, आप चिंता मत करिए। आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही बताते चले गए और इनका मीनिंग तो इन्होंने बताया ही नहीं। मैं ऐसे थोड़ी चला जाऊंगा, मैं आपको बता करके ही जाऊंगा आगे, वरना आपको समझ में कैसे आएगा और मैं पढ़ाऊंगा कैसे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप किसी बुक शॉप पे गए, स्टेशनरी शॉप पे, और आपने 5 बुक मंगवाए, दुकानदार ने आपको 5 बुक दिए, पाँचों के दाम आपको 100 रुपये बताया और उसके दाम हुए 500 रुपये और उसने 500 रुपये आपसे ले लिए और 5 बुक आपको दे दिए। तो ये आपने जो बुक खरीदा 500 रुपये में, इसको हम लोग को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। आप ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन वो तो बिजनेसमैन है, उसने आपको 5 बुक बेचे हैं तो वो अपना हिसाब तो रखेगा। तो उसको वो सबसे पहले क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, अकाउंटिंग का सीधा सीधा अगर मतलब हम समझें तो अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना, अगर एक वर्ड में बोला जाए। तो आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो, उधार में सामान खरीदते हो, तो आप बोलते हो खाते में लिख लो, तो वो अपने खाते में लिख लेता है। तो वो खाते में लिख के कर क्या रहा है? हिसाब रख रहा है। तो हम लोग अकाउंटिंग में भी हिसाब ही रखते हैं, बट ये एक सिस्टमेटिक तरीके से हिसाब रखते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है वो है रिकॉर्डिंग का। आइए समझते हैं रिकॉर्डिंग क्या होती है। जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे आपने बुक खरीदा और 500 रुपये दिए, तो दुकानदार ने उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड कहाँ पे करेगा? वो एक बुक होती है जिसका नाम होता है जर्नल। बुक्स होती है, उसका नाम होता है जर्नल। वो इसको अपने जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो उसकी जर्नल बुक्स में रिकॉर्डिंग करेगा। और वो रिकॉर्डिंग होती है एक एंट्री के माध्यम से, यानी कि वो एक एंट्री पास करेगा अपने जर्नल बुक्स में, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग। और एक ध्यान रखिए, जब कोई नॉर्मल दुकानदार अपने हिसाब किताब रखता है तो वो आपका नाम लिखता है, से आपका नाम है मिस्टर ए और आपने 500 रुपये का बुक्स खरीदा है, वो इस तरह से रिकॉर्ड कर लेता है। बट हमारे अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो हमें रिकॉर्डिंग में 2 एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। जो नॉर्मल लोग हिसाब किताब रखते हैं अपने दुकान में, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में होती है आमतौर पर। और हम लोग जो अकाउंटिंग यहाँ पे सीख रहे हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग को अकाउंटिंग करने के लिए हमें 2 एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना पड़ता है।
क्या दो एस्पेक्ट? तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें आपने बुक्स खरीदे थे, यानी कि दुकानदार के नज़र से हम समझते हैं, रिकॉर्डिंग तो आप नहीं करोगे, दुकानदार करेगा। तो उसने आपको बुक्स बेचे थे 500 रुपये में, तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा? उसको दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। क्या दो एस्पेक्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट है? पहला एस्पेक्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट है बुक्स, और दूसरा एस्पेक्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट है कैश। तो ये दो एस्पेक्ट को वो रिकॉर्ड करेगा। क्या हुआ, बुक्स और कैश, उसके साथ बुक्स में और कैश में उसके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये समझते हैं। जब आपने 500 रुपये का बुक्स खरीदा तो उसके पास 500 रुपया आ गया और उसके यहाँ से 5 बुक्स चले गए। तो 500 रुपया प्लस हो गया कैश में, और बुक्स से 5 बुक्स माइनस हो गए। तो ये दो एस्पेक्ट को वो अपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेगा, एक बुक्स को, दूसरा कैश को। इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में यही एक थोड़ी दिक्कत होती है कि स्टूडेंट से 1 to 1 बात नहीं हो पाती। पहले मैं पढ़ाता था तो 1 to 1 बात हो पाती थी स्टूडेंट से, उसके एक्सप्रेशंस देख पाता था वो समझ रहा है या नहीं। बट ऑनलाइन समझ नहीं पाता मैं कि आप समझ रहे हो या नहीं। खैर, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, ताकि मुझे फीडबैक मिले और मैं अपने टीचिंग स्टाइल को और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने जान लिया कि दो एस्पेक्ट की रिकॉर्डिंग होती है। तो इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट क्या है, बुक्स और कैश। ये जो हम लोग बुक्स रिकॉर्ड करेंगे ना, यानी कि हम दुकानदार अपने आप को मान रहे हैं, तो ये बुक्स जो है वो उसके लिए स्टॉक है। तो जब भी कोई स्टॉक बिकता है तो वो उसके नाम से नहीं रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग बुक्स की जगह गुड्स बोलते हैं। वो उसके लिए गुड्स है, वो उसके लिए बेचने की सामान है। वो बुक्स अपने खरीद के पढ़ने के लिए तो लाया नहीं है, वो बेचने के लिए लाया, तो उसके लिए गुड्स। और जब वो बेचेगा उस चीज़ को तो हम लोग रिकॉर्ड जो करेंगे दो चीज़, वो कैश तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश में कोई चेंज नहीं होगा, कैश 500 रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बुक्स की जगह रिकॉर्ड करेंगे सेल्स, क्योंकि उसने सेल किया ना बुक्स का। तो सर अगर सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे पता चलेगा देख करके कि ये सेल किस चीज़ का हुआ है, बुक्स का हुआ है या पेन का हुआ है या पेंसिल का हुआ, क्योंकि उसके दुकान में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गुड क्वेश्चन, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपकी तरफ से मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। तो जब हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं ना बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने रिकॉर्ड करना है। जैसे आपको मैं जर्नल एंट्री पास करके दिखा देता हूँ, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसके रूल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। कैश को हम लोग करते हैं डेबिट और लिखते हैं टू सेल्स 500 500, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये एंट्री वो रिकॉर्ड करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 एंड 500। दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया ना। तो अब आपका क्वेश्चन था कि सर कैसे पता चलेगा कि ये जो सेल हुआ है वो बुक्स का हुआ है या पेंसिल का हुआ है या पेन का हुआ है, या किसी भी स्टेशनरी शॉप में तो बहुत सारी चीज़ें, कैलकुलेटर होती है, किस चीज़ का सेल हुआ है। तो जब भी कोई एंट्री पास होती है तो उसके नीचे हम लोग को उसका डिटेल्स लिखना पड़ता है। ये लिखने की जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। जब भी रिकॉर्डिंग होती है जर्नल बुक में तो एंट्री के बाद में नरेशन लिखना ज़रूरी है, कंपलसरी होता है। इस नरेशन से ही पता चलता है कि जो सेल हुई है वो किस चीज़ की हुई है, बुक्स की सेल हुई है या पेंसिल की हुई, पेपर की हुई है, कैलकुलेटर की हुई है। तो ये नरेशन से हमको समझ में आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है और ये रिकॉर्डिंग कहाँ होती है। मैं अभी इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको अगर चाहिए होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो ये जो हमने रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग की कहाँ की बेटा,
ये रिकॉर्डिंग की हमने जर्नल के अंदर। इसके बाद आती है क्लासिफाइंग, ये सेकेंड स्टेप है। तो क्लासिफाइंग में क्या होता है कि जो भी हमने दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड की हैं, क्या दो एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड किए, एक रिकॉर्ड किया कैश और दूसरा रिकॉर्ड किया सेल्स। तो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा जर्नल में, तो उसके बाद हम लोग बनाते हैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ तो जगह भी नहीं है। अच्छा चलिए इसी के नीचे लिख देता हूँ, इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग बनाते हैं लेजर। जैसे हम लोग दो एस्पेक्ट जर्नल में रिकॉर्ड किए, उसी तरह यहाँ भी दो एस्पेक्ट का हम लोग लेजर बनाएंगे, जिसको बोलते हैं लेजर अकाउंट। यानी कि दोनों एस्पेक्ट कैश और सेल्स, इसका लेजर बनेगा और दोनों की रिकॉर्डिंग अलग अलग होगी। तो ये लेजर बनता कैसे है? लेजर देखिए ऐसे, जैसे ये है ना, ये ऐसे टी फॉर्मेट में बनता है। तो ये टी फॉर्मेट में ऊपर में हम लोग लिख देंगे ऐसे कैश अकाउंट, और एक बन जाएगा सेल्स अकाउंट। ये जो हमने टी फॉर्मेट में ये जो दो टी कॉलम खोले, एक कैश और एक सेल्स का, इसी को बोलते हैं हम लोग लेजर अकाउंट्स। तो ये जो दो एस्पेक्ट हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए थे, उसको हमने लेजर बना के अलग अलग रिकॉर्ड करना है। और ये रिकॉर्डिंग कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्लासीफाइंग होती क्या। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कैटेगराइज करना। तो दो एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड किए थे कैश और सेल्स, तो उसको हमने अलग अलग टी फॉर्मेट में अकाउंट ओपन कर लिया। एक का नाम रख दिया कैश अकाउंट, एक का नाम सेल्स अकाउंट। तो जब हमने ये काम किया, इसी को बोलते हैं क्लासीफाइंग। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड स्टेप है समराइजिंग। तो समराइजिंग क्या है? समराइजिंग में बेसिकली हमारा 3-4 स्टेप आ जाता है। जब हमारा जर्नल रिकॉर्ड हो गया, लेजर बन गया, तो इसके बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो समराइजिंग में सबसे पहले होता है, यहाँ पे एरो देके बता देता हूँ। समराइजिंग में सबसे पहले हमको करना है ट्रायल बैलेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ TB, T फॉर ट्रायल, B फॉर बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम लोग बनाते हैं, इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और PL अकाउंट। PL अकाउंट का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके बाद हम लोग बनाते हैं, इस फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है बैलेंस शीट। बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, छोटे में लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट। तो जब हम लोग जर्नल बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, उस लेजर से हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाते हैं हम लोग ये चीज़ें, क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जब ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समराइजिंग। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी साल के लास्ट में जाकर के अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करती है, वही होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, यानी कि उसके पास कैश कितना है, उसके पास कंपनी में क्या उसकी खुद की बिल्डिंग्स हैं या खुद की मशीन्स हैं, तो वो, और उसको उधार में उसने कितना सामान खरीद रखा है, उधार किसको किसको चुकाना है, बैंक से कितना लोन ले रखा है, ये सारा चीज़ का हिसाब किताब हम लोग बैलेंस शीट बना करके
बनाते हैं, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन समराइजिंग का मतलब क्या है वो बताने के लिए मैंने आपको समझाया। तो जब साल के लास्ट में हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते हैं। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब कंपनी की संपत्ति कितनी है और कंपनी को दूसरों को कितना पेमेंट चुकाना है। लायबिलिटीज़ क्या क्या है, हिंदी में बोलूँ तो दायित्व क्या क्या है। तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज़, संपत्ति और दायित्व जब हम लोग एक जगह करते हैं तो वो एक जगह कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट में करते हैं। तो जब बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो जाती है ट्रायल बैलेंस से लेकर के बैलेंस शीट तक, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब शॉर्ट कर देना। जर्नल बहुत सारा रिकॉर्ड किया, लेजर बहुत सारा रिकॉर्ड किया, फिर उसको एक जगह शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया, तो उसको हम लोगों ने बोला कि हमने इसकी समरी बना दी, उसी को बोलते हैं समराइजिंग। थोड़ा सा इंग्लिश पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वर्ड का मीनिंग क्या हो रहा है। तो ये हमारा इसके साथ जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया। हमने जर्नल बना लिया, हमने लेजर बना लिया, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, और हमने बैलेंस शीट भी बना लिया। तो जब इतना कुछ हमने बना लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासीफाइंग कर लिया, समराइजिंग कर लिया, तो हमारा जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है बाकी के 3 स्टेप्स, यानी कि यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब ये हम लोग इतना कुछ बना रहे हैं तो इसको कोई ना कोई तो यूज़ करेगा, और यूज़ करने में 3 स्टेप आते हैं: एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। तो ये हमने जो बनाया इसको एनालाइज करने का एक प्रोसेस है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस आया उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि कितना प्रॉफिट लॉस आया, कितना प्रॉफिट आया या कितना लॉस आया, हमारे जो एसेट्स हैं वो कितने बढ़े या कितने घटे। तो जिनके लिए ये बनाया जाता है, अब मान लो आप कंपनी के मालिक हो, आप हमने किताब की दुकान का एग्जांपल लिया था, तो मान लो कि आप उस किताब की दुकान के ओनर हो। तो साल के लास्ट में या कभी भी जब आप चाहोगे कि मुझे पता चले कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप तो निकाल करके देखोगे ना, कि अपने अकाउंटेंट को बोलोगे कि भाई बता मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट आपको बना करके देगा। तो आप जब उसमें देखोगे कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, पिछले साल मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था, और बैलेंस शीट में देखोगे कि मेरे कैश कितना बढ़ा, और मुझे और कितने कितने लोगों को पैसा देना है, किन किन लोगों से मैंने उधार लिया। तो ये सारे चीज़ों को जब आप चेक करोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनालाइजिंग। आई होप मैंने आपको ठीक ठीक समझा दिया। नेक्स्ट स्टेप है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपके अकाउंटेंट ने आपको बना करके दिया, पीएल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, उन सब का ठीक ठीक मीनिंग आपको समझ में आए। एक एक स्टेप में क्या क्या चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 चीज़ें मेनली रिकॉर्ड होती हैं, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंस। तो क्या क्या इनकम आपने रिकॉर्ड करवाए हैं और क्या क्या एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करवाए हैं, उन सब का ठीक ठीक डिटेल में एक्सप्लेनेशन वहाँ पे होना चाहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि ये खर्चा किस चीज़ का है, ये इनकम, ये कमाई किस चीज़ से हुई है। तो जब हम लोग ठीक ठीक एक एक आइटम के डिटेल को समझते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में, या मेरे पास क्या क्या एसेट्स है, बैलेंस शीट की अगर बात करें तो क्या क्या एसेट्स है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास मशीन है, मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास कंप्यूटर है, तो उसमें क्या क्या, कंप्यूटर में भी मेरे पास कितने कंप्यूटर्स हैं और उसकी टोटल वैल्यू क्या है, और उस टोटल वैल्यू में मैंने ख़रीदने में मैंने कितना उधार लिया है और किस किस को मुझे पैसा देना है। तो ये सारी चीज़ें जब डिटेल में लिखी हुई रहती हैं तो उसका मीनिंग हम लोग अच्छे से समझ पाएँ, उसके मीनिंग को हम लोग को अच्छे से समझा पाएँ। अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसके मीनिंग को, एक एक आइटम के डिटेल को समझने को हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटिंग, कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। और लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग। तो जब हमने एनालाइज कर लिया कि हमारा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, और जब हमने समझ लिया कि ये प्रॉफिट लॉस कैसे हुआ, कौन कौन से खर्चों के वजह से और कौन कौन से इनकम की वजह से प्रॉफिट लॉस हुआ, और कितने हमारे एसेट्स और कितने लायबिलिटी बढ़े, ये क्यों बढ़े, ये हमने मीनिंग उसका समझ लिया, तो फिर हम लोग लास्ट में
ये चीज़ कम्युनिकेट कर देते हैं उन लोगों के साथ जिनके लिए ये अकाउंटिंग हो रही है। अब ये अकाउंटिंग किसके लिए हो रही है, चलिए आपको लास्ट में बता देता है। कम्युनिकेटिंग हम लोग किसके साथ में करते हैं? कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, जैसे आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि ये जो अकाउंटिंग हो रही है ये किसके लिए हो रही होगी, कौन कौन इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन चाह रहा होगा इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। तो जो पहला इंसान होता है वो तो खुद मालिक है, ओनर। ओनर को चाहिए अकाउंटिंग का डिटेल। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए ना भाई कि मेरा कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, मेरे कितनी एसेट लायबिलिटी है, ये मैं जानूँ। तो ये मुझे चाहिए, तो वो मेरे साथ कम्युनिकेट होगी। और किसके साथ कम्युनिकेट होगी? मेरे कंपनी के, या कंपनी के छोड़ दीजिए बात, गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को भी मुझे बतानी पड़ेगी। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए होती है भाई आपके बिजनेस की अकाउंटिंग की डिटेल्स? क्योंकि उसको आपसे टैक्स लेना है। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स कैसे लेगी? तो सर हम अकाउंटिंग करेंगे ही क्यों, टैक्स ही क्यों देंगे? ऐसा नहीं होता। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो आपको करना है, और इसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, वरना जेल हो जाती है। तो दूसरा यूज़र है गवर्नमेंट। जो मेन यूज़र है मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप हम लोग डिटेल में समझेंगे। और तीसरा जो यूज़र है उसका स्पेलिंग मैं आपको लिख रहा हूँ, देखिए। लेंडर। थर्ड यूज़र इज लेंडर। तो लेंडर का क्या मतलब होता है? लेंडर का मतलब कि जो आपको लोन दे रहा है। आपने बिजनेस शुरू किया, हो सकता है कि आपने बिजनेस अपने पैसे से शुरू किया है, हो सकता है आपको बीच में पैसों की ज़रूरत हो, या शुरू में ही आपको पैसों की ज़रूरत हो गई होगी तो आपने लोन लिया होगा। तो कोई भी बंदा आपको लोन कैसे देगा जब तक वो ये देखेगा नहीं कि आप उसका लोन चुका भी पाओगे या नहीं। और वो कैसे देखेगा कि आप उसका लोन चुका पाओगे या नहीं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेगा, आपके बैलेंस शीट को देखेगा, तब वो समझेगा ओ इनको इतने का प्रॉफिट हो रहा है, या इतने का लॉस हो रहा है, या इनके पास इतना संपत्ति है, या इतना इतना इनको दूसरों को पेमेंट चुकता करना है। तो वो ये जब सारी चीज़ों को देखेगा तब तो आपको लोन देगा। तो उसके लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, और वो एक पूरा चिट्ठा तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रिजल्ट्स। और वही हम लोग ओनर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, लेंडर के साथ, और भी बाकी लोग होते हैं जिनके साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो जो कि ये लास्ट प्रोसेस है। तो जब ये कम्युनिकेटिंग हो जाती है तो आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस टोटल कंप्लीट होता है। तो अकाउंटिंग का मतलब हो गया रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग जो कि जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग जो कि यूजिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। आई होप आपको अकाउंटिंग का पूरा मीनिंग अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। देखिए अभी हम लोग ऐसे थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा है। आप डरिए मत, हम लोग इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको पूरा याद आएगा कि मैंने क्या आपको पढ़ाया है, और उस समय आपको समझ में एकदम डिटेल में आएगा कि इन सभी चीज़ों का क्या मतलब होता है। हम लोग जब किसी चीज़ की थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, किसी चीज़ की, जैसे बचपन में क्या होता था, हमारी नानी, हमारी दादी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। तो उन कहानियों से क्या है, हमारे दिमाग में एक स्टोरी, एक विजुअल पिक्चर बन गई थी। जैसे मैं आपको बता रहा था तो आपके दिमाग में भी एक विजुअलाइजेशन हो रही होगी, आप कुछ ना कुछ सोच रहे होगे, विजुअली इमेजिन कर रहे होगे। तो वो एक दिमाग में बैठ जाती है बातें। फिर जब उसको हम लोग वो जब स्टोरीज हम लोग अपने फिर लाइफ में एक्सपीरियंसेस करते हैं तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेरी दादी ने ऐसा बताया था, या नानी ने ऐसा बताया था। कोई अंधेरी गुफा है, वहाँ भूत रहता है, तो अंधेरी गुफा में बच्चे नहीं जाते, हाँ दादी नानी ने बताया था अंधेरी गुफा है, तो बच्चों को जाना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं कि बच्चों को इंस्पिरेशन मिले। उसी तरह से ये थ्योरी क्या है, एक तरह की कहानी है अकाउंटिंग के बारे में। तो जब आप ये सुन लोगे और अभी से आपके दिमाग में ये थ्योरी बैठ जाएगी, तो जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत अच्छे से अकाउंटिंग समझ में आएगी। इसीलिए सबसे पहले मैंने ये थ्योरी आपको पढ़ाना शुरू किया है। बाद बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो आगे की क्लासेस मैं जैसे जैसे अपलोड कर दूंगा, अगर आप
6 महीने साल भर के बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो आप आगे के क्लासेस जाके अकाउंटिंग देख सकते हो। अगर आपको वो समझ में आ जाए तो वापस आके आप थियोरी देख लेना। लेकिन मेरे पढ़ाने का अप्रोच ये है कि सबसे पहले हम थियोरी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर के चार्ट में समझा प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, 2 पार्ट में, जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक उसके नीचे एक और चार्ट है जिसको नाम दिया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको पूरा डिटेल में जो समझाया है ये उसी का चार्ट डिस्क्रिप्शन है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या इवेंट है और क्या ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन एज एन इनपुट दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये जो बुक्स ऑफ, एक मिनट, ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ये वही है जर्नल। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो हमने ये रिकॉर्डिंग जान ली है। उसके बाद दूसरा स्टेप है पोस्टिंग इनटू लेजर, जो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन है, क्लासीफाइंग, तो हमने ये भी सीख लिया। फिर तीसरा स्टेप बताया इन्होंने प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर चौथा स्टेप बताया है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमने ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो हमने तो रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये तो सीख ही लिया है। उसी को यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया है। तो जब हमारा रिकॉर्डिंग इनटू जर्नल, पोस्टिंग इनटू लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स होता है, तो इसको हम लोग अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने लेजर बना लिया, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और हमने फाइनल अकाउंट बना लिया। जब ये 4 स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्टेप जब आप कंप्लीट करोगे तो उसको क्या बोलोगे, अकाउंटिंग साइकिल। और ये करने से हमारे पास क्या आता है, इंफॉर्मेशन निकल के आती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट। तो हमारी जब अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो एक आउटपुट निकल के आता है। ये आउटपुट निकल के आता है। ये आउटपुट क्या होता है, ये आउटपुट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो उसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताया गया है, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स के साथ हम लोग उसका कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि बताते हैं कि भैया ये अकाउंटिंग में निकल के आया। तो ये यूज़र्स कौन कौन से हैं आइए आपको बताते हैं। जो मैंने आपको 3 यूज़र्स बताए थे, आपको अगर याद होंगे, 3 यूज़र्स क्या थे, ओनर, और दूसरा यूज़र था सॉरी, दूसरा यूज़र था गवर्नमेंट, और तीसरा यूज़र था लेंडर। देखिए, उन्हीं के बारे में यहाँ भी बताया गया है। यूज़र एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र, अब हम लोग यूज़र के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं थोड़ा, और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूज़र। यूज़र कौन से यूज़र हैं, ये जिनके लिए अकाउंटिंग की जा रही है। तो इंटरनल यूज़र कौन कौन से हो गए, अगर आपकी कंपनी है, एक बिजनेस होना अलग बात है और कंपनी होना अलग बात है। कोई बिजनेस हो सकता है जो कंपनी ना हो, और कोई बिजनेस हो सकता है जो कंपनी हो। तो कंपनी के लिए स्पेशली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अगर आपके बिजनेस कंपनी है तो उसमें होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ लोग होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने बना दिए। ये कुछ लोग मिलके कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं। ये अकाउंटिंग उनके लिए होती है। ये इंटरनल यूज़र होते हैं। दूसरा इंटरनल यूज़र होता है, अगर मान लो आप कंपनी नहीं हो, आप कोई पार्टनरशिप फर्म हो। पार्टनरशिप फर्म यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो इंटरनल यूज़र हो गए पार्टनर। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे या पार्टनर्स होंगे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये दोनों अलग अलग बिजनेस होती हैं, दोनों अलग अलग बिजनेस हैं, और दोनों ही में ये इंटरनल यूज़र का ही रोल प्ले करते हैं। तीसरा हो गया मैनेजर, ये भी एक इंटरनल मैनेजर, आप लोग जानते ही हो। और चौथा हो गया ऑफिसर। ऑफिसर का मतलब हो गया, इसको आप ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय भी बोल सकते हो। तो इंटरनल यूज़र हो गए टोटल आपके 4, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स। इंटरनल यूज़र का मतलब है बिजनेस के अंदर
जिनको जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और जो यूज़ करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, उन यूज़र्स को इंटरनल यूज़र्स कहा जाता है, जो कि ये 4 हैं। और एक्सटर्नल यूज़र का मतलब जो बिजनेस के बाहर के लोग जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। कौन कौन से हैं वो एक्सटर्नल यूज़र्स? इन्वेस्टर, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। आप लोग जानते होंगे इन्वेस्टर्स के बारे में। जैसे कुछ दिन पहले एक डील हुई थी रिलायंस कंपनी के बारे में, आप जानते हैं, उसमें फेसबुक ने पैसा लगाया, तकरीबन 10% कंपनी का शेयर खरीदा था फेसबुक ने। तो फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, तो वो एक एक्सटर्नल यूज़र है। तो इन्वेस्टर, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरा है लेंडर। लेंडर यानी जिससे आप लोन लेते हो, बैंक हो सकते हैं या डिवेंचर होल्डर्स हो सकते हैं। डिवेंचर होल्डर के बारे में आपको पता नहीं है, आप बैंक ही समझो। या जिनसे आप उधार में सामान खरीद के लाते हो, जो आप मान लो आप, या बुक्स का हमने एग्जांपल लिया था, बुक्स का बिजनेस कर रहे हैं तो बुक्स हम लोग उधार में खरीद के ला रहे हैं जिनसे, वो भी हमारे एक तरह के लेंडर है। हालांकि उनको क्रेडिटर बोला जाता है, बट वो एक तरह से लेंडिंग का ही काम करते हैं। तो ये है, हो गया आपका दूसरा एक्सटर्नल। जो तीसरा हो गया सप्लायर, जी वही क्रेडिटर। लेंडर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, सप्लायर। क्रेडिटर यानी कि सप्लायर, जो आपको सप्लाई कर रहा है सामान उधार में। चौथे हो गए गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उनको भी ज़रूरत होता है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। और कस्टमर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्यों ज़रूरत होता है भाई? कस्टमर तो आपका चाहता नहीं। आप किसी दुकान में या किसी कंपनी में जाते हो, से आप रिलायंस के जियो स्टोर में गए, तो आप थोड़ी बोलते हो भैया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दिखाओ। ऐसा कभी बोलते हो? आप नहीं बोलते हो। फिर यहाँ क्यों एक्सटर्नल यूज़र में कस्टमर का नाम आया है? देखिए, कस्टमर दो तरह के होते हैं। एक तो कस्टमर हम आप हो गए, जो जियो स्टोर में जाते हैं सिम कार्ड खरीदने या मोबाइल फ़ोन खरीदने। दूसरे कस्टमर हो गए जो बल्क में सामान खरीदते हैं कंपनी से। बल्क यानी कि होलसेल में, जो बड़े बड़े क्वांटिटी में सामान लेते हैं। या जैसे समझ लो कि किसी को रिलायंस रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस हैं, पेट्रोल का भी बिजनेस है, तो मान लो किसी को, या कपड़े का भी बिजनेस है, किसी को 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर देना है रिलायंस को, तो उस ऐसे थोड़ी दे देगा कि भाई यहाँ 1 करोड़ का मेरे को कपड़े का ऑर्डर देना है, आप मेरे को दे दो। सबसे पहले वो चेक करेगा कि, हालांकि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है तो कोई चेक करने नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई नई कंपनी होगी तो वो पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, उसका बैलेंस शीट देखेगा, वो चेक करेगा कि हाँ ये किस तरह की बिजनेस है, इसका प्रॉफिट होता भी है या नहीं, या किस तरह से इसका सेल्स होता है या नहीं, हम इससे सामान खरीद रहे हैं, ये हमारा वापस रिटर्न लेगा नहीं, रिटर्न लेगा या नहीं, अगर डिफेक्ट निकल गया सामान में तो इस तरह के जो बड़े कस्टमर्स होते हैं उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ एक्सटर्नल यूज़र में कस्टमर का भी नाम है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सॉरी मैं गला थोड़ा ठीक नहीं है, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पूरे चार्ट को अगर हम समराइज करें, एक मिनट, इस पूरे चार्ट को अगर हम समराइज करें तो मेनली 3 पार्ट है, इनपुट, अकाउंटिंग साइकिल और आउटपुट। इनपुट में हमने समझा कि ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या है। अकाउंटिंग साइकिल में हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट समझा। और आउटपुट में निकल के आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स के साथ, जो कि हैं इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। तो इस क्लास में आइए हम लोग देखें कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। इस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, आप इसको, एक मिनट, इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है, आप इसको पढ़ लेंगे घर में। दूसरा हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कवर कर लिया है, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, मेनली जो आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो डेफिनेशन है वो ये वाला है। इसके बाद हमने ये टॉपिक
प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कवर कर लिया, जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऊपर चार्ट में हमने देखा था। जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग हमने पढ़ लिया है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। तो इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग भी हमने पढ़ लिया है। और यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये टॉपिक भी हमने पढ़ लिया। ये जो भी इसके थियोरी हैं ये आप घर में पढ़ लीजिएगा, आपको अब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। ये टॉपिक और इसके बाद वाले सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो आई होप आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया होगा और अकाउंटिंग में जितने भी स्टेप्स मैंने आपको समझाए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और आपके जो भी डाउट्स हैं उस ग्रुप में आप मुझे लिख करके बता सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स का आंसर मैं उस ग्रुप में दे दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। आज के लिए इतना ही। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।